यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह परीक्षा 22 अप्रैल को होनी है। तो अब इसमें बहुत ही गिनती के दिन शेष हैं। तो इसकी तैयारी के मद्देनज़र जो रणनीति बनाई गई है, उस पर अगले 10 दिनों में हम पिछले 10 वर्षों के 10 ईयर के कंप्लीट जो पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि एक दिन में 1 साल का पेपर हल करेंगे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम वर्ष 2021 के जीएस के पहले पेपर को हल करेंगे और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम क्रम से पीछे चलेंगे। यानी कि नेक्स्ट डे हम 2020 के क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद 2019 के क्वेश्चन पेपर और इसी प्रकार से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। और हम बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी पूरी व्याख्या भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये सीरीज़ आपकी तैयारी में निश्चित रूप से बहुत अधिक सहायक रहेगी। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक भी वीडियो आपका मिस अगर हुआ तो यकीन मानिए कि इसका इफ़ेक्ट आपकी तैयारी पर पड़ेगा। तो पूरे ध्यान के साथ और पूरा वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो परीक्षा होती है यूपी पीसीएस की, इसमें जो पहला पेपर होता है जीएस का, इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 और 200 ये मैक्सिमम मार्क होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण बताया गया कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कारण है कथन की पूरी व्याख्या करता है। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कूट दिया जाएगा। तो कूट में से आपको आंसर चुनना होगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है? तो ये है मडीरा। ठीक है, मडीरा, इसको माइदेरा भी कहते हैं। ये पुर्तगाल के स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। और फुंचल ये इसकी कैपिटल है, फुंचल। ठीक है, तो माइदेरा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और इसे जो है मैक्रोनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के आंकड़े कौन सा संस्थान जारी करता है? तो आप जानते ही हैं, इसे जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये जो इसके लिए आधार वर्ष तय किया जाता है वो 2011-12 के आधार पर तय किया जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना इसको भी। और NDMA यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी याद रखना, संवैधानिक नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की बात कही गई थी? तो यह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना थी, ये तो आप जानते ही हैं। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो ये है लातविया। ठीक है, इसका उत्तर है लातविया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता निधि से संबंधित है यह अनुच्छेद 267। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? अच्छा, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया कब जाता है? तो इसे प्रतिवर्ष जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसके बारे में 2014 में घोषणा की गई थी और 2021 में इसकी थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का सफल प्रदर्शन किया था? तो
जहाँ से नाइट्रोजन बनती थी वहाँ से ऑक्सीजन बना दिया गया था। तो ये जो प्रदर्शन किया गया था वो किया गया था आईआईटी बम्बई के द्वारा। आपको याद होगा इसके लिए आईआईटी बम्बई की काफ़ी तारीफ भी हुई थी। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आप जानते ही हैं, इसका उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है इसका कारण पूछा गया है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है, ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन किन व्यक्तियों के लिए इसे शुरू किया गया था? तो श्रमिकों के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रमिकों मतलब मजदूरों के लिए। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या फिर प्रेरी। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा चमकेगा क्या इसमें, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि चमकेगी, मतलब ये सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगी। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो कानपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबरा क्रिजिकोवा किस देश से हैं? तो आप जानते हैं ये चेक गणराज्य की थी। और अभी 2022 में सिर्फ एक मतलब ये होता है ना टेनिस टूर्नामेंट, ये एक ही हुआ है। और कौन सा हुआ है वो? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, जनवरी में हुआ है ये। इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है किसने? स्पेन के रहने वाले राफेल नडाल। और वोमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है किसने? एस्ले बार्टी ने। और ये ऑस्ट्रेलिया से थी, लेकिन इन्होंने इसी के साथ संन्यास की घोषणा भी कर दी है मात्र 25 वर्ष की अवस्था में। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसका उत्तर देखिए, सही जवाब इसका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। संविधान सभा की डिबेट में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पर बोलते हुए ये बात कही थी। राइबोफ्लाविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लाविन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो सही जवाब है चेलोसिस। विटामिन B12 या अच्छा जो राइबोफ्लाविन होता है ये विटामिन B2 होता है, आप जानते ही हैं। विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन की कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियां, एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी है। राइबोफ्लाविन की कमी से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो कि एक विटामिन B राइबोफ्लाविन की अपर्याप्त मात्रा से होता है, जो कई शारीरिक और चयापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर जब किसी को राइबोफ्लाविन की कमी होती है तो शरीर में अन्य B विटामिन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यही है चेलोसिस रोग, इसकी कमी से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मांडी या मंडी, आप इसे कहिए, यहाँ पर गलत छपा गया है मंडी। तो मंडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले का एक गांव है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। यह दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा यह प्राचीन खजाने की खोज के बाद चर्चा में आया था। कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू ज्वर, फाइलेरिया, निद्रा रोग या फिर मलेरिया? तो देखो यहाँ पर ये जो बीमारी होती है ना निद्रा रोग, ये एक मक्खी होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो सही जवाब है निद्रा रोग। अफ्रीकी ट्रेपेनोसोमियासिस को निद्रा रोग के रूप में जाना जाता है। यह रोग उप सहारा अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली संक्रमित और एक मक्खी होती है जिसको सीसी मक्खी कहा जाता है, इसकी काटने से हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म तो भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, ये बाटुलिज्म कहलाते हैं। ये भी समझो आप, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
फिर आगे चलते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। कब किया गया था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 61वां संशोधन, सी। कब हुआ था? 1989 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पर रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो केवल एक सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर केवल सही है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, तो ऑप्शन मतलब केवल पहला ही यहाँ पर करेक्ट है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित, तो देखो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो विकल्प दिए गए हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यहाँ पर सही जवाब है केवल 2 सही होगा, मतलब ऑप्शन बी केवल 2 सही है। यह भाग एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो एनटीपीसी की जो विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिले में स्थित है। तो ये याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिले में है। यह परियोजना सिंगरौली क्षेत्र में है जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्य को जोड़ता भी है। वर्तमान में इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 4260 मेगावाट तथा चरण 5 के तहत 500 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? धूलकण होते हैं, तो आप जानते ही हैं और बहुत ही बेसिक सवाल है, तो ये भी याद रखना आप। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस आयोग या समिति की सिफारिश पर की गई थी? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग कब बना था? 1988 में बना था। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है देखते हैं, आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा में बता रहा है, विटामिन सी नींबू में, विटामिन डी कार्ड मछली के तेल में, विटामिन B6 धान के चोकर में। तो देखो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, संतरे में विटामिन ए तो होता नहीं, सी होता है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अब स्टैचू ऑफ पीस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो राजस्थान लगाइएगा, यूनिटी पे मत जाइएगा जो कि गुजरात में है। गुजरात भी ऑप्शन है जो कि गलत है। स्टैचू कई बन चुके हैं, सबका रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। और अगर आप अभी तक रिवीजन पे नहीं आ रहे हैं तो करंट अफेयर देखना स्टार्ट करिए, रोज़ सुबह 5 बजे आपको अवेलेबल कराया जाता है। उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिवाइज आपको करवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? ये प्रश्न था और इसका जवाब था सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो इको मार्क है ये किससे संबंधित होता है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री मानी जाती है अगर इको मार्क लगा हुआ है तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी हुआ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान ये मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ये नहीं है। बाकी सब, जब भी गलत हो गया तो बाकी सब सही होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, सब सही है। ए गलत है इसमें, तो ये हमारा उत्तर है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 की बात हो रही है यहाँ पर, तो सही जवाब है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर राणा हमीर, शासक राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ये जौनपुर से थे। मतलब यही जो है सुमेलित नहीं है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मालवा जहाँ जौनपुर होता तब ये यहाँ पर सही हो जाता। द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है?
द क्लॉक इज टिकिंग, यह किस दिवस की थीम है? तो विश्व टीबी दिवस की थीम है। और ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, तो उसी की थीम है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 34 है ना क्वेश्चन नंबर। चलिए देख लेते हैं इसमें विकल्प कौन सा है। हाँ, सी। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो देखो इसके लिए जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ये होगा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। याद रखना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? नाम क्या है इनका? विदेश मंत्री हैं एंथोनी ब्लिंकन। तो ऑब्वियस है इनका नाम आपको याद ही होगा, ये अमेरिका से थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी यात्रा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 1928। शारदा अधिनियम 1929, ये सब याद रखना। और दांडी मार्च ये 1930 में। तो बस मैच हो गया आपका। कूट मिला लीजिएगा आप लोग जब आएगा एग्ज़ाम में। सन याद रखिए। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, हीमोग्लोबिन मेट, हीमोग्लोबिन लेड या फिर नाइट्रेट। तो देखो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जिसमें शिशु मेथेमोग्लो ली क्या बोलते हैं इसे, मेथेमोग्लोबिनेमिया, इसे जो है मेथेमोग्लोबिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा नाम इसका टेढ़ा है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक बच्चे का जो त्वचा होती है नीली पड़ जाती है। शरीर में प्रदूषित पेयजल से यौगिकों से नाइट्रेट, यानी कि सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइट्रेट के कारण ये रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो देखो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको बताना था। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की पूरी व्याख्या करता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। और क्वेश्चन नंबर 40 उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ ये पूछा गया था। तो देखो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात लगभग 12 बजे दोपहर को शून्यकाल प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। तो इसमें देखिए ऋषभनाथ, अष्टापद और नेमिनाथ, उज्जयंत और महावीर पावापुरी, ये तीनों करेक्ट हैं। वासुपूज्य समेत शिखर ये गलत है। वासुपूज्य को जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम जया देवी और पिता का नाम राजा वासुपूज्य था। इनके शरीर का वर्ण लाल और चिन्ह जो है, जो प्रतीक है इनका, वो भैंसा है। वासुपूज्य के यक्ष का नाम षणमुख और यक्षिणी का नाम गौरी था। जैन धर्म के मतानुसार इनके गणधरों की कुल संख्या 66 थी और इसमें शुभूम स्वामी इनके पहले गणधर थे। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो चंपापुरी में पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज्य को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वासुपूज्य स्वामी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंपापुरी में ही निर्वाण को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर अगर चंपापुरी होता तो करेक्ट रहता, बाकी सब यहाँ पर सही है। तो ये हमारा उत्तर है।
किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उसको भी ध्यान दीजिए। अब छोटी से छोटी जो नियुक्तियां हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अर्थशास्त्री जेनेट बेलन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब था। देखिए अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए तथा उनको सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखो फ्रेंड्स, जो गोलकनाथवाद है ये 1967 में था, 1967। केशवानंद भारतीवाद के बारे में बात करें तो केशवानंद भारती जो केस था ये 1972-73 में आया था, 1973। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1971 में पारित हुआ था, 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, तो ये क्रम आप यहाँ पर मैच करवा लीजिए। वैसे सही क्रम इसका क्या होगा? तो अगर सही क्रम देखेंगे आप तो ए होगा इसका सही क्रम। फिर देखिए, समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 को जीता है? तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 जीता है, किसने जीता है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? देखो फ्रेंड्स, इसका द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पोस्ट, ये ऑप्शन है। तो देखिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है? तो सही जवाब इसका है चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है, जो दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है, जो 1100 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। यह न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून। इसे एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो कटलास एक्सप्रेस की बात हो रही है। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय सेना के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सी का विकल्प देखते हैं यहाँ पर, तो सी है यहाँ पर INS तलवार। ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, RNA का, DNA का या फिर कार्बोहाइड्रेट का? तो सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट का। और कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी, संघीय। संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द प्रयोग किए गए हैं और संघीय शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। और फ़ायदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किया गया था किसके द्वारा? तो सही जवाब इसका अमीर हसन सिजजी के द्वारा। तो फ़वायद उल फ़ुआद अमीर हसन सिजजी द्वारा संग्रहित पवित्र संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उपदेशों का संग्रह है। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, 1986। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है? तो सही जवाब इसका है, देखो, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, तो ये है। जनसंख्या में परिवर्तन भी है, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन भी है, तकनीकी विद और नौकरशाही ये नहीं है, यानी कि यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगेलमैन स्केल का जो प्रयोग होता है किसके घनत्व के मापन में होता है? तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग दोस्तों कोहरा के घनत्व मापने में होता है। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन के द्वारा किया गया था। ध्वनि मापक इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ, देखो एक वायकोम सत्याग्रह आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2। अब देखना ये कि इसमें सही है या गलत, ये आपको चूज करना है। पहला विकल्प देखिए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो दोनों सही हैं, ठीक है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो सही जवाब, और 1 और 2 दोनों हैं, मतलब विकल्प में सी सही था इसमें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आपको पता ही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाती है, तो यही इसका कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब है अगस्त काम्टे ने। फिर देखिए किस कण पर शून्य आवेश होता है? शून्य आवेश होता है न्यूट्रिनो पर। और फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला किस देश से हैं? 73 क्वेश्चन है, तो सही जवाब है नाइजीरिया से। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 15 फरवरी 2021 को आयोजित महासभा की विशेष बैठक में नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं, फिर उनकी अवस्थिति दी गई है, थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से इसे ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब इसका हो जाएगा सी, बाकी सब सही है। मैं मैच करवा देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कहाँ पर है? भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है बांदा में, तो ये बांदा में नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो ये जो किताब थी 1901 में आई थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? जो भारत का पहला वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है डॉक्टर केसी नियोगी। डॉक्टर केसी नियोगी को, अच्छा ये जो पहला वित्त आयोग था कब बना था? 1951 में बना था, ये भी याद रखना। और 1952 से लेकर 1957 तक इसका समय रहा और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। चलो 77 पे आते हैं। परासरण इसका से संबंधित क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा याद है। हाँ, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये जो पानी होता है ये परासरण के कारण निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है सुरिंसर मानसर झीलें। तो सुरिंसर और मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू शहर में है। सुरिंसर और मानसर झील धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 79 है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है अल्वियोलाई। अल्वियोली वह जगह है जहाँ फेफड़े और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। हवा से सांस लेने वाली ऑक्सीजन एलियावोली से होकर रक्त में जाती है और वहाँ से पूरे शरीर में ऊतकों तक फैलती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या फिर आत्मनिर्भरता। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकी सब है। इसके बाद देखिए
किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा जो है वह किस कुल के पौधे से बनाया जाता है? तो मोरिसी, ठीक है, मोरिसी। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका सही जवाब है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, और इसका जो कारण बताया जा रहा है वो क्या है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। मतलब ये जो अभिकथन है ये गलत है, कारण सही है। ये गलत, आर सही है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 होगा, और 84 को आइए डिस्कस करते हैं। है कि कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो 2021-22 के बजट के बारे में बात है। तो देखो ध्यान से आप लोग 2022-23 का बजट उत्तर प्रदेश का एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका फिलहाल जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखो हमको यहाँ पर टॉपिक मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम आए नहीं आए, आपको जो है विगत 10 वर्षों में जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के होंगे वो तो एज इट इज आपको मिल जाएंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको जो है एक टॉपिक मिल जाता है, ठीक है, और उस टॉपिक को आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। तो अपडेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, रिवीजन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी और बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। तो बताओ कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रपात। तो इसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, लोध जलप्रपात के नाम से। झारखंड में लातेहार जिले के दक्षिण डिवीजन पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में स्थित है। कांची नदी पर नहीं है, तो ये इसका उत्तर है। बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, सही है ना। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और दूध का खट्टा होना, और आमाशय में उपस्थित अम्ल नाइट्रिक अम्ल से नहीं होता है दूध खट्टा ना, आपको याद होगा, लैक्टोज होता है इसमें, लैक्टोज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। माउंट रेनर इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पेरिकोटिन फिलीपींस और माउंट एपो यूएसए। तो ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आइए मैं मैच करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो माउंट रेनर है ये यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद माउंट एटना इटली में है, फिर माउंट पेरिकोटिन मैक्सिको में, अब एक बचता है माउंट एपो, तो इसको ले जाओ फिलीपींस में। तो इस प्रकार से इसको मैच करा लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का मुख्य अवयव आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपको पता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है ना। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सी एक नदी इसमें नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है जोंक नदी। जोंक नदी रायपुर के पूर्वी क्षेत्र का जल लेकर शिवरी नारायण के ठीक विपरीत दक्षिणी तट पर महानदी में मिलती है। इसकी रायपुर जिले में लंबाई 90 किलोमीटर है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 2480 किलोमीटर है। यह ओडिशा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिलों के मध्य तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद और रायपुर जिलों में बहती है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है यह कैसे प्रदर्शित होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन बी। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मेलों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं। नोएडा में हुआ था, आपको याद होगा। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं? नोबी और कांतो मैदान जो हैं
ये किस देश में है? सही जवाब है जापान में। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किस महीने में किया गया था? क्वेश्चन थोड़े से घुमा के भी पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके उत्तर किसी को पता नहीं होते हैं। गड़बड़ी वहाँ से नहीं होती, गड़बड़ी वहाँ से होती है जब आप सरल प्रश्नों को गलत करके आते हैं। 93 का सही जवाब है नवंबर 2020, ऑप्शन ए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई थी? बहुत ही सिंपल सा लगने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका उत्तर मतलब काफ़ी मुझे नहीं लगता था कि ये पूछा जाएगा, लेकिन देखो एग्ज़ाम में आ गया था। शाहजहाँपुर इसका उत्तर था, ऑप्शन बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को किया था। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1784, 15 जनवरी के दिन सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। फिर देखिए 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। तो केवल जो है दो, यानी कि यहाँ पे जो विकल्प बी है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, केवल दूसरा सही है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है इसको भी। उसके बाद देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो अभिकथन और कारण की बात यहाँ पर हो रही है, आपको बताना है कि अभिकथन और कारण में से क्या सही है क्या गलत है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा, मतलब कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, और जो अगला क्वेश्चन है 98, हाँ नीचे है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा तथा विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो देखो ये जो कर था कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा, ये प्रश्न था, सही जवाब था 29। राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ये प्रश्न दमदार है, रिपीट हो सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किससे? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, और 100वां क्वेश्चन है कि कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया शामिल है। रट लेना इसको, दोबारा से बताता हूँ। काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। तो इसमें जो है सीरिया शामिल नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट था इसका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है आपको। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। तो यहाँ पर आपको मैच कराना था। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको सही निगाह से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो सबसे पहले आया था कौन? राल्फ फिच आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद निकोलस डाउंटन आया था, फिर सर थॉमस रो आया था, ठीक है। ये इसका सही क्रम होगा। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तुओं और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो यहाँ पर देखो जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं, दोनों ही कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सूची आ गई है उसकी। अध्यवसाय मंडल और उसकी अवस्थिति से संबंधित ये प्रश्न है। सिमलीपाल, पचमढ़ी, नंदा देवी और नोकरेक, अब ये कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको मैच करके बताता हूँ। सिमलीपाल आपको मिलेगा कहाँ पर? ये मिल जाएगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में। उसके बाद पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी
उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में। ये इसका सही है। 1929 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1929 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य शुरुआत में नहीं था, बाद में जुड़ भी गए थे। ये सही जवाब है अंबिका चक्रवर्ती। तो भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने लाहौर में 1926 में नौजवान सभा या नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो चटगांव बंगाल शस्त्रागार केस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 ईस्वी में म्यांमार में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर यूर्स सेन के नेतृत्व में आनंद गुप्ता, अर्धेंदु दस्तीदार, आनंद सिंह, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार, शशांक दत्त, नरेंद्र राय और निर्मल सेन, जीवन घोषाल आदि लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। और देखो यहाँ चटगांव, देखो पूरा जो मैटर था वो थोड़ा बताने में टाइम लगेगा आपको, तो बस इसका सही जवाब जान लो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। तो इसको रट लेना बस, ठीक है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का, सांबर, लोनार और वुलर झील। तो इसके बारे में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, सांबर लेक। राजस्थान की सांबर झील को राजस्थान की साल्ट लेक भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है और 22.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जिसको थार रेगिस्तान का उपहार भी कहा जाता है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला नगर निगम था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये प्रश्न है यहाँ पर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, मद्रास में। कंपनी ने 1600 के चार्टर के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत 30 दिसंबर 1687 30 दिसंबर के दिन एक चार्टर जारी किया जिसमें जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना, सुचारू न्यायिक पद्धति का विकास और करारोपण अधिकारों का उल्लेख था। और इसी चार्टर के उपबंधों के अनुसार 29 सितंबर 1688 को मद्रास के पहले नगर निगम की स्थापना की गई। 1688 में ही स्थापित हुआ यह नगर निगम भारत में नहीं वरन ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम माना जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो सही जवाब इसका है होम इन द वर्ल्ड। ये तो आपको याद ही होगा। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? तो कुल 30, ये भी याद रखना। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। दोनों कथन है और कथन के आधार पर यहाँ पर कोड दिया गया है, इसमें से आपको उत्तर चुनना है। सही जवाब इसका केवल है 1 और 2, दोनों सही हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़, ऑप्शन डी हापुड़। कितना क्षेत्रफल है? 1116 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? विश्व का जो पहला हृदय प्रत्यारोपण था वो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो मिकांग के बारे में क्वेश्चन था ये, और इसका सही जवाब है केवल 1 सही है यहाँ पर, केवल 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो यहाँ पर होता है रेटिनॉल, जिसे विटामिन A1 कहते हैं, ठीक है, विटामिन A1। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? तो ये बात कही गई थी इसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है कौन सा? 116 है। सही जवाब है यूरोप। और अब बस वही आ गया, कथन दिए गए हैं। कथन है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कारण है ना, कथन है वो गलत है, कारण जो है वो सही है। तो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी सही होगा। डी में कहा जाता है कि कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए गलत है, आर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? सुगम्य भारत अभियान का संबंध है दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विद्युत विभव के बारे में बात हो रही है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, परंतु यह बिंदु की स्थिति का फलन होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। इसका जो बीमीय समीकरण होता है, जो लोग साइंस के होंगे वो समझ रहे होंगे, क्या होता है? m1l2t⁻³ a⁻1 ए इन्वर्स पढ़ते हैं इसे, ये इसका बीमीय समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। कोई भी राशि अदिश और सदिश नहीं हो सकती है, अदिश है तो सदिश नहीं होगी। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तो तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैच कराना है आपको कि जो भारत के राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस राज्य में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबेटा। राजस्थान में गुरशिखर, नागालैंड में सारामती, मध्य प्रदेश में धूपगढ़। बस मैच हो गया। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? तो सही जवाब है USA। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? PC होता समिति का जो गठन था ये कब किया गया था? ये 2004 में हुआ था। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी तो क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसके बाद क्वेश्चन 1 to 5 आ जाएगा। चलिए, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोनों यहाँ पर सही हैं। तो विकल्प देखो, नहीं सॉरी, केवल दूसरा सही होगा। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक नहीं थे, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। तो ये मतलब सही है, केवल ऑप्शन यहाँ पर मतलब केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं, सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट भाई, दोबारा से देख लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। जब सेशन लंबा हो जाता है ना, थोड़ा सा गलती होने लगती है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, वो सातवाहन शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, हाँ ये सही है। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है। विकल्प भी सही होगा, दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों सही हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? कांच का कौन सा प्रकार है जो कि पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो सही जवाब है क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स, ये याद रखना, क्रुक्स। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों के नाम और स्थान, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेवेस स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रिया। तो
यहाँ पर देखिए शामल इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। शामल जो है ये कहाँ पर चलती है, इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो ये जो आंसर होगा इसका हो जाएगा शामल, ऑस्ट्रिया। बाकी सब सही है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान में कुल सीटें कितनी हैं, राजस्थान में सीटें हैं 10, गुजरात में कितनी हैं 11, और कर्नाटक में कितनी हैं, कर्नाटक में कुल मिला के देखा जाए तो 12 सीटें हैं। पंजाब में कितनी हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं। तो मैच हो गया ना, एक बार फिर से मैच कराते हैं। राजस्थान में जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं, गुजरात में सीटों की संख्या है 11। और फिर कर्नाटक की बात आती है तो सी का जवाब हो जाएगा 12 सीटें। और पंजाब में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। ये मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था। तो नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। स्लाव झाए, ये ऑप्शन ए इसका सही था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स, ठीक है। जनजाति का नाम है, ये स्थान है और ये जनजाति का नाम है। तो एक इसमें मैच नहीं हो रहा है, वो आपको बताना था। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलास्का, कोरियाक, ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। बाकी बोर्नियो, पुनान और अरब मरुस्थल में रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स, ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 131 पे आते हैं। 131 पे पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो सही जवाब क्या होगा इसका, सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर तीसरा BR मेहता समिति, फिर आएगा अशोक मेहता समिति, फिर आ जाएगा यहाँ पर BR मेहता समिति हो गया, और फिर अशोक मेहता समिति हो गई, फिर आ जाएगा GKV राव समिति, और फिर आता है LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पर विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसमें से एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण दिया जा रहा है यहाँ पर कि नदी जो है ये नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 134। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। और इसके बाद देखिए अगला क्या बताया जा रहा है कि संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो देखो इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन ए ही रहेगा, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। तो ये इसका उत्तर है, राज्य के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य यही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। कूट दिया गया है नीचे ABCD। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपको चुनना था। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन C। केवल 1, 2 और 4, 3 को छोड़ दो, बाकी सबको शामिल किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम सब इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो ये प्रश्न यहाँ पर है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1924 के कम्युनिस्टों के खिलाफ अंग्रेजों ने कानपुर षड्यंत्र केस चलाया था और इस केस में अंग्रेजों ने ऐसे डागे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी पर मुकदमा चलाया था। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, MA अंसारी। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 138 का ये हो जाएगा सी मतलब सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A में नहीं दिया गया है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन 139। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारती और मैत्री। और अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता पदक यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है, इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सही जवाब इसका क्या पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी, रजत पदक नहीं था, बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था। तो ये गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। और नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 जिलों को। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा।